इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे क्लास 6 के साइंस का 10th चैप्टर गति एवं दूरियों का मापन के बारे में और साथ ही जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी देख पा रहे हैं इस चैप्टर्स का हेडिंग है गति एवं दूरियों का मापन। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर्स में हमें कौन सी बातें बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर्स में आपको गति से संबंधित बातों को बताया गया है। गति होती क्या है, यह कितने प्रकार की गति है, गति किसी भी वस्तु में कैसे होती है, हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं, ठीक है ना। और साथ में आपको बताया गया है दूरियां क्या होती हैं, दूरियों का मापन हम कैसे करते हैं, किसी पग अथवा कदम से हम दूरी को क्यों नहीं माप सकते, किसी लचीले फीते से हम दूरी को क्यों नहीं माप सकते, अंतरराष्ट्रीय मानक क्या होता है, ठीक है ना। इन सभी बातों को आपको बहुत ही अच्छे से आपको इस चैप्टर्स में बताया गया है कि आखिर गतियां क्या होती हैं और क्या होती है दूरी का मापन, कैसे हम उनका मेजरमेंट और मापन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम यह बात जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर्स के हेडिंग्स में जो बातें आपको बताई गई हैं गतियां एवं दूरी का मापन के बारे में, उसमें इस गति शब्द का आखिर क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी जानते हैं गति किसी पदार्थ की स्थिति या स्थान में परिवर्तन ही गति कहलाता है। समझना है ध्यान से, कोई भी पदार्थ है उसका स्थिति में अगर परिवर्तन होता है, उसके अगर स्थान में परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं गति, ठीक है ना। वो गति कर रहा है, दैट मीन्स। दूरियां क्या होती हैं, किसी भी दो बिंदुओं के बीच का अंतराल, बीच का गैप, ठीक है ना, उससे हम लोग कहते हैं दूरियां। किसी भी दो बिंदुओं के बीच का जो अंतराल है, ठीक है, समझना है आपको। और मापन क्या होती है, मापन किसी भी पदार्थ का विशिष्ट जो मान होता है उसे हम लोग कहते हैं मापन, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए अब इससे हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। गति कोई भी पदार्थ है, मान लो, ठीक है ना, जैसे कोई हम बॉल ले रहे हैं तो वह अपने बॉल, अब बॉल को अगर हम हिट करते हैं, ठीक है ना, तो बॉल क्या होता है, अपने स्थिति में परिवर्तन करता है। कोई भी प्लेस है उसके डायरेक्शंस में चेंज होता है, वह एक स्थान से अन्य स्थान में परिवर्तित हो जा रहा है, चला जा रहा है, उसका स्थिति में चेंज हो रहा है, उसके स्थान में परिवर्तन हो रहा है, तो वह दैट मीन्स गति कर रहा है, ठीक है ना। हम जो ये बातें कह रहे हैं आपसे, हमारा जो स्थिति है, हमारा जो आप बोल सकते हो ये डायरेक्शन है, ये भी मूव हो रहा है, ठीक है ना। जो भी हम जो पलके भी झपकाना ये भी गति है, आपको समझना है। मुंह से बोलना यह भी गति है। तो आप ये बात जान लो, पृथ्वी में जितने भी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, वो सभी गतिशील अवस्था में हैं, ठीक है ना, वो सभी गति कर रहे हैं। और आपको आगे के हायर क्लासेस में गति से संबंधित काफी सारी धारणाएं जो है आपको समझने में आपको हेल्प करेंगी कि आखिर गति क्या होते हैं, उसके काफी सारे सिद्धांत भी आपको समझने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब हमें जान लेना है दूरी, दो बिंदुओं के बीच का जो अंतराल, जो गैप होता है। मान लो हमारा घर है, किसी का घर है और किसी का स्कूल है, दोनों के बीच की जो दूरी हो जा रही है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं जो पृथ्वी से सूरज का जो डिस्टेंस है यह भी दूरी है, ठीक है ना। मापन मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट किसी भी वस्तुओं का विशिष्ट वैल्यू होता है। हो सकता है वह कितना साइजेस में है, वह हो सकता है वह कितने लंबाई में है, कितने चौड़ाई में है, कितने ऊंचाई में है, कितना डिग्री में वो झुका हुआ है या फिर खड़ा है, ये मापन होता है। ये किसी भी पदार्थ का विशिष्ट मान होता है, आपको समझना है, ठीक है ना फ्रेंड्स अब हम लोग कुछ बातें जान लेंगे यातायात की कहानी से संबंधित। आप सभी को पता है कि प्राचीन काल में जो लोग होते थे उनके परिवहन का जो माध्यम होता था वो बांस या फिर कई सारे पेड़ की लुगदी को वो एक साथ बांध करके वह पानी के सहारे, पानी के माध्यम से वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, वही उनका नाव होता था। लेकिन जैसे ही चक्के का आविष्कार हुआ तो इस चक्के के आविष्कार ने पूरी दुनिया को जैसे बदल डाला। अब बड़े बड़े दूरियों भी तय किए जाने लगे कुछ घंटों पर, कुछ ही दिनों में। जैसा आप सभी जानते हैं चक्के के आविष्कार ने आज भी पूरी दुनिया को बदल के रख दिया है और हम बहुत सारे किलोमीटर्स मीटर्स की दूरी को हम सिर्फ
चक्के के सहारे हम तय करते हैं और इस चक्के का उपयोग कई सारे वाहनों में आज भी इसका उपयोग हो रहा है। जैसा आप सभी जानते हैं, बैलगाड़ी से लेकर वायुयान तक, हवाई जहाज तक चक्के का आज उपयोग हो रहा है और इसी चक्के के सहारे हम बहुत सारी दूरियों को आज तय कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, साथ में आपको यह बात भी जान लेनी है कि प्राचीन काल में किसी भी दूरी को कैसे मापा जाता था। तो फ्रेंड्स, प्राचीन काल में जो दूरियां होती थी उसे अपने कदम के सहारे, ठीक है ना, पैरों के सहारे, 1 पग, 2 पग, 100 पग, 200 पग की दूरी, पग मतलब पैर, पैरों की दूरी पर कोई चीज अवस्थित है, उसे पहले ऐसा समझाया जाता था। ठीक है ना? और साथ में आप पिक्चर्स में भी देख रहे हैं, किसी भी छोटी दूरी को तय करने के लिए अपने हाथों का, अपने उँगलियों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन क्या इसका मान, क्या यह मापक सटीक था? यह बिल्कुल सही नहीं था। इसमें भ्रम पैदा होते थे। अगर कहा जाए किसी भी एक बिंदु से और एक बिंदु की जो दूरी है, उसे हम अपने पैरों के सहारे, अपने कदमों के सहारे अगर हम माप लेते हैं, तो ये क्या सही दूरी होगी? इसे आपको समझना है। एक ही डिस्टेंस, एक ही दूरी को विभिन्न प्रकार के आदमी अगर अपने कदमों के सहारे माप करते हैं, तो उनके कदमों का जो मेज़रमेंट होगा, वह बिल्कुल अलग होगा। किसी के अगर एग्ज़ाम्पल रूप में कहा जाए, उदाहरण के रूप में कहा जाए, तो 10 मीटर की लंबाई जो है, उसे मापने के लिए किसके पैरों की जो संख्या है, ठीक है ना? कदम की संख्या होगी, किसी की 10 होगी। कोई बंदा, कोई आदमी जो 10 कदम में 10 मीटर को अगर दूरी तय करती है, तो हो सकता है कहीं और जो आदमी है उसे 15 कदम में करे या फिर कोई 20 कदम में करे। इसीलिए कदमों का इस्तेमाल, अपने उँगलियों का इस्तेमाल, हाथों का इस्तेमाल, यह पूरी तरह से गलत है और यह एक भ्रम पैदा करती है कि उस 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आखिर कितनी थी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से भ्रमित जो दूरियां जो अलग-अलग व्यक्तियों के द्वारा तय की गई थी, ये भ्रम वाले जो दूरी तय हो रहे थे विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा, हाथों के द्वारा, पैरों के द्वारा, इसे अब इन्हें ठीक किया जाना ज़रूरी हो गया था। इसीलिए आविष्कार हुआ एक मानक का। अब मानक क्या है, उसे हमें पहले समझना है। मानक एक ऐसा स्टैंडर्ड है, एक ऐसी प्रामाणिक मान है, जिसे पूरे विश्व के वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकार किया गया। मानक किसी भी वस्तु को मापने की वह प्रामाणिक मान है। इसे आपको समझना है, ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, मानक के उपयोग से आज पूरे विश्व में किसी भी दूरी को हम आसानी से माप सकते हैं। इसे आपको समझना है। यहाँ पर हाथों का, पैरों का, उँगलियों का इस्तेमाल नहीं होता है। एक प्रामाणिक मान का उपयोग हो रहा है किसी भी दूरी को मापने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, अब हमें जान लेना है मापन के मानक मात्रक के बारे में। जैसा आप सभी पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं, मापन के मानक मात्रक ये आखिर होते क्या हैं? चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमें जान लेना है मापन के बारे में। मापन किसी वस्तु का एक निश्चित परिमाण होता है, उसे हम लोग मापन कहते हैं, ठीक है ना? यह हो सकता है किसी भी वस्तु का एक निश्चित परिमाण, वह लंबाई में हो सकता है या फिर वह वॉल्यूम में, आयतन में हो सकता है, चौड़ाई में हो सकता है। किसी भी वस्तु का एक निश्चित परिमाण होता है मापन, ठीक है ना? अब हमें जानना है कि ये मानक शब्द का आखिर क्या मतलब है? किसी भी राशि को मापने हेतु प्रयोग किया जाने वाला इकाई जो सर्वत्र प्रचलित है या फिर सर्व स्वीकृत है, उसे हम लोग कहते हैं मानक। समझना है आपको, किसी भी राशि को मापने के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला इकाई है, ठीक है ना, जो सर्वत्र प्रचलित है, ठीक है ना, या फिर सर्व स्वीकृत है, मानक कहलाता है। संसार के सभी वैज्ञानिक द्वारा स्वीकार किया गया मात्रक प्रणाली होता है, क्या होता है? यह होता है मानक। यह मानक ही पूरे विश्व में उपयोग हो रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है, जैसा मैंने कहा कुछ देर पहले, विभिन्न प्रकार के भ्रमित वाले दूरियों को अगर हमें अलग करना था, तो इस समय
अब जरूरी हो गया था आविष्कार हो एक मानक की, एक स्टैंडर्ड, एक प्रामाणिक मान की, जो विश्व के सभी लोगों के द्वारा, सभी वैज्ञानिकों के द्वारा स्वीकृत हो। ठीक है ना? अब हमें जान लेना है कि आखिर इस मात्रक शब्द का क्या मतलब होता है। किसी वस्तु का एक निश्चित परिमाण को मापने के लिए जिस प्रामाणिक मान या मानक को उपयोग किया जाता है, उसे हम मात्रक कहते हैं। यूनिट इंग्लिश में हम कहते हैं मात्रक को, समझना है आपको। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेंगे कुछ भौतिक राशियों के बारे में, कुछ मूल मात्रक के बारे में जिसे अंतरराष्ट्रीय द्वारा जो स्वीकार किया गया है, और कुछ संकेतों के बारे में जान लेंगे। जैसा आप सभी पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, भौतिक राशि है लंबाई, उसका एस आई के मूल मात्रक है मीटर, और संकेत होते हैं एम। द्रव्यमान एक भौतिक राशि है जिसका एसआई का मूल मात्रक है किलोग्राम, और संकेत है केजी। समय का है सेकेंड, और संकेत है एस। ताप का है केल्विन, संकेत है के। विद्युत धारा का एम्पियर, संकेत है ए। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, संकेत है सीडी। पदार्थ का परिमाण का है मोल, और संकेत है एमओएल। यह कुछ भौतिक राशियां हैं जिसके अंतरराष्ट्रीय मूल मात्रक जो है वो मैंने आपको बताया मीटर, किलोग्राम, सेकेंड्स में, केल्विन में, और संकेत भी मैंने आपको बताया। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसे भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब ये सवाल उठता है कि क्या मात्रक के बिना किसी भी पदार्थ का परिमाप हो सकता है क्या? तो इसका उत्तर होगा नहीं। कैसे, इसे हम समझते हैं। जैसा हमने कहा, राम के घर और राम के स्कूल का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, वह है 10। राम का घर और राम के स्कूल का जो डिस्टेंस है वह 10 है। तो इससे मात्रक के बिना 10 के बाद हमने कुछ भी यूनिट्स, कुछ भी मात्रक नहीं बताए हैं आपको, सिर्फ बताया है 10। तो क्या इससे आप समझ पा रहे हैं? राम के घर से राम के स्कूल की जो बीच की दूरी है वो 10 है, मतलब 10 सेंटीमीटर है, 10 मिलीमीटर है, 10 किलोमीटर है, या फिर 10 मीटर है, या फिर 10 फीट है। क्या है? ये तो मैंने आपको नहीं बताया। ये जो मैंने नंबर्स के बाद में जो लगा रहा हूँ, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर्स, ये जितने भी सारे मात्रक हैं, ठीक है, जो यूनिट्स हैं, ये ही मात्रक है, आपको समझना है। और इसी से किसी भी वस्तु का आप परिमाप कर सकते हैं, यह होता है मात्रक। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ बातें जान लेंगे गति से संबंधित। गति क्या है? जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा कि किसी भी वस्तु की स्थिति और स्थान में परिवर्तन ही गति कहलाता है। तो आपको सबसे पहले इस चैप्टर्स में आपको जान लेनी है कि आखिर सरल रेखीय गति किसे कहते हैं। ठीक है ना? ये आप देख पा रहे हैं, सरल रेखीय गति। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गमन करती है, तो उसे हम लोग कहते हैं सरल रेखीय गति। जैसा आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ जो सोल्जर्स हैं वो मार्च कर रहे हैं बिल्कुल सीधी रेखा पर। ठीक है ना? आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सीधी रेखा पर वो चल रहे हैं। तो ये सरल रेखीय गति है। ठीक है ना? आप देख पा रहे हैं एक और पिक्चर्स में जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल सीधी रेखा में चल रही हैं, तो ये बिल्कुल सरल रेखीय गति है। ठीक है ना? इसे आपको समझना है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा हम अगर सरल रेखीय गति के उदाहरण के बारे में अगर हम कहें, तो आप यह कह सकते हैं तीर का चलना सरल रेखीय गति का उदाहरण है। वायुयान का आकाश में जो उड़ना है वह भी सरल रेखीय गति का उदाहरण है। लिफ्ट में से हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है ना, तो वह भी सरल रेखीय गति का ही उदाहरण है। ठीक है? साथ में आपको जानना है कि ऊपर से कोई भी वस्तु जो नीचे की ओर गिरती है वह भी सरल रेखीय गति का उदाहरण है। कोई भी आदमी या फिर कोई भी पदार्थ, जो वस्तुएं, जो जीवधारी जो एक सीधी रेखा पर पथ पर गमन करती है, वह सरल रेखीय गति का ही उदाहरण है। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले पिक्चर्स में भी बताने की कोशिश की, आप देख पा रहे हैं सीधी रेखा में गमन करना किसी भी पदार्थ का सरल रेखीय गति जो है वो कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं वर्तुल गति के बारे में। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, तो फ्रेंड्स, वर्तुल गति क्या होता है?
जब भी किसी वस्तु की गति वृत्ताकार पथ में होती है तो ऐसे गति को हम लोग कहते हैं वर्तुल गति। जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, वर्तुल यानी वृत्ताकार। आपको समझना है, वृत्त के अनुसार जिस वस्तु की गति होती है उन्हें हम लोग कहते हैं वर्तुल गति। बिल्कुल वृत्त के जैसा, वृत्त की परिधि के जैसा इनका जो गति होता है। जैसा आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, पंखे का घूमना ये वर्तुल गति का उदाहरण है। घड़ी के सुई का घूमना वर्तुल गति का उदाहरण है। पृथ्वी का घूमना भी वर्तुल गति का उदाहरण है। पहिए का घूमना सबसे अच्छा उदाहरण है वर्तुल गति का। इसे भी आपको समझना है फ्रेंड्स, ठीक है ना? तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग जान लेते हैं आवर्ती गति के बारे में। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं पिक्चर्स में कि आवर्ती गति आखिर क्या है। तो फ्रेंड्स, जब भी किसी वस्तु की गति एक निश्चित अंतराल के बाद दोहराई जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं आवर्ती गति। समझना है आपको ध्यान से। जब भी किसी वस्तु की गति निश्चित अंतराल के बाद पुनः दोहराई जाती है, ठीक है ना, तो ऐसे गति को आवर्ती गति कहते हैं, यानी वह रिपीट होती है, दोहराई जाती है। जैसे एग्जाम्पल्स में अगर हम कहें, जैसे झूला का झूलना, ठीक है ना, झूला एक बार सामने की ओर एक बार पीछे की ओर जाती है, ये दोहराई जा रही है, वस्तु की गति है ये दोहराई जा रही है। सामने जा रही है, पीछे जा रही है, फिर से वो सामने जा रही है, फिर से वो पीछे जा रही है। तो यह आवर्ती गति है, ध्यान से समझना है। ये जो पेंडुलम वाला जो घड़ी है ना, आप देख पा रहे हैं, यह भी आवर्ती गति का उदाहरण है। आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में फ्रेंड्स, ठीक है ना? सितार का बजना, गिटार का बजना, मंदिर के घंटे का बजना, ठीक है ना, और या फिर तबले का बजना, यह एक निश्चित अंतराल के बाद इसे दोहराई जा रही है, इसीलिए ऐसे गति को हम लोग कह रहे हैं आवर्ती गति। आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं, झूले का झूलना में जो ये बच्चे हैं एक बार सामने की ओर एक बार पीछे की ओर जा रहे हैं, तो ऐसे गति जो दोहराई जा रही है उसे हम लोग कह रहे हैं आवर्ती गति। यह सामने पीछे ऊपर नीचे हो सकती है। और अगर ऊपर नीचे अगर हम बात कहें तो किसी भी मशीन में, सिलाई करने वाली मशीन में जो नीडल्स, जो सुइयां भी चलती है, जो ऊपर नीचे की ओर होती है उनका दिशा, तो वह भी आवर्ती गति का उदाहरण है। इसे भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या पूछे गए हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हो, प्रश्न नंबर 1, वायु, जल तथा थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों में प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए। ये है क्वेश्चंस फ्रेंड्स। तो पहले हम लोग जान लेंगे जो क्वेश्चंस है उसमें कहा गया है क्या। उसमें कहा जा रहा है कि वायु में, ठीक है ना, चलने वाले, वायु में परिवहन के यानी ट्रांसपोर्ट के जो साधन है, जो मीडियम्स है ना, उसे आपको बताना है जो वायु में है, ठीक है, जो एयर में चलते हैं, जो जल में चलते हैं और जो थल पर चलते हैं, ठीक है ना। ऐसे 3 प्लेसेस के बारे में आपको ट्रांसपोर्ट के मीडियम को आपको लिखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं इस क्वेश्चंस का आंसर्स में हमें क्या लिखना है, ठीक है ना। जैसा आप सभी देख पा रहे हो, थल परिवहन, ठीक है ना, थल परिवहन यानी जो स्थल पर होते हैं, जो धरातल पर होते हैं, जो मिट्टी पर चलते हैं, ऐसे परिवहन के माध्यम थल परिवहन कहलाते हैं। तो थल परिवहन में क्या है, बस है, ट्रेन है, मोटर बाइक है इत्यादि, ये सब थल परिवहन है जिसके माध्यम से हम स्थल पर किसी भी एक बिंदु से या फिर किसी भी एक स्थान से अन्य स्थान की दूरी को हम लोग तय करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे जल परिवहन। जल परिवहन क्या है, तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी जानते हैं कि जल परिवहन का वह माध्यम है, जल परिवहन में जहां पर हम लोग किसी भी एक बिंदु से एक दूसरे बिंदु पर जा रहे हैं जल के थ्रू, ठीक है ना, जल के माध्यम से। आपको ये जानना है जहां पर जल माध्यम जो है वो कौन से हैं, जहां पर कौन से परिवहन जो है वहां पर चलते हैं, तो वह नाव है, वह है जहाज, वह है स्टीमर। ये 3 तरह के जो परिवहन है जनरली पाए जाते हैं जल परिवहन में, ठीक है ना।
अब हम लोग आगे देख लेंगे वायु परिवहन। वायु परिवहन आप लोग जानते हैं कि एयर में जो आकाश में चलते हैं, जो आकाश में उड़ते हैं, हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर्स है, वो वायु परिवहन का माध्यम है, ठीक है ना? और इस तरह से आपने तीनों परिवहन, जल, थल और वायु, इन तीनों परिवहन के माध्यम में आपने जाना। अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या पूछे गए हैं। आप सभी देख पा रहे हो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है ना? ये रिक्त स्थान आपको कुछ कथन दिए गए हैं जो ब्लैंक्स हैं, ठीक है ना? जो खाली हैं, जो रिक्त हैं, उन्हें आपको भरना है प्रॉपर वर्ड के साथ, ठीक है ना? जैसा आप सभी देख पा रहे हो, आपका जो पहला क्वेश्चन है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? आप सभी को पता है जो 1 मीटर होते हैं ना, उसमें कितने सारे सेंटीमीटर्स होते हैं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कितने सारे सेंटीमीटर्स बनाते हैं 1 मीटर को। तो आपका आंसर जो होगा वह होगा 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर्स मेक्स 1 मीटर, ठीक है ना? ये होगा आपका उत्तर कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर को बनाते हैं, ठीक है ना? यानी आपको इस क्वेश्चंस में, इस कथन में आपको लिखना है, जैसा लिखा गया है कि 1 मीटर में डैश सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको लिखना है 100, ठीक है ना? 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट नंबर 2, नंबर ख में हम लोग देख लेंगे क्या पूछा गया है। 5 किलोमीटर में डैश मीटर होते हैं। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 5, आपको पहले जानना है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में थाउजेंड्स मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और 1000 मीटर 1 किलोमीटर को बनाता है। आप ऐसा भी कह सकते हो। तो अगर 1000 मीटर अगर 1 किलोमीटर को बनाता है, तो उसी तरह 5 किलोमीटर में कितने सारे मीटर होंगे? तो जनरली उसका आप मल्टीप्लाई कर देना है इंटू 5 से, यानी 1000, ठीक है ना? अब देखो, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो आपका आंसर आएगा 5000, ठीक है ना? तो आप लिखोगे 5000, यानी 5000 मीटर, नंबर्स में लिखना है आपको, ठीक है ना? तो 5000 मीटर होते हैं। 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं, ठीक है ना? यानी 5 और 3 शून्य, यानी 30, ठीक है ना? नेक्स्ट हमें देख लेना है कि झूले पर किसी बच्चे के गति डैश होते हैं, ठीक है ना? तो किसी झूले पर ये गति पूछा गया है आपको, पहले आपको ध्यान से समझना है। कोई भी झूला है, जैसा मैंने आपको वीडियोस में भी बताया फ्रेंड्स, मान लो कोई झूला है, ठीक है ना? तो झूला में जनरली जो बच्चे जो गति कर रहे होते हैं, कोई झूला है, तो वो किस तरफ होता है? वो ऐसे आता है, एक तरफ ऐसे जा रहा होता है, और फिर सामने की ओर, फिर पीछे की ओर, बैक डायरेक्शंस में। तो ये जो गति हो रही है, इस गति को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, इस गति को कहते हैं आवर्ती गति, ठीक है ना? तो कौन सी गति है ये? आवर्ती होती है, गति होती है आवर्ती। और मैंने आपको बताया कि आवर्ती गति वीडियोस में, कि आवर्ती गति आखिर क्या होता है, ठीक है ना? आपको लिखना है झूले पर किसी बच्चे की जो गति होती है वो आवर्त गति होती है, जैसा आप आंसर्स में भी देख पा रहे हो, ठीक है ना? नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे किसी सिलाई मशीन की सुई की जो गति होती है वो डैश होती है। ध्यान से समझना है, किसी सिलाई मशीन के सुई की गति डैश होती है। तो आपको एकदम बिल्कुल जैसा झूले वाला जो उदाहरण आपको पिछले क्वेश्चंस में पूछा गया था, जिस तरह आपने जाना, जो झूला जो स्थिर अवस्था में होता है, उसके बाद जब उसे हिलाया या डुलाया जाता है, जब वो, तो क्या होता है, वो डायरेक्शंस क्या होता है, आगे की ओर, पीछे की ओर। जैसा मैंने आपको ड्राइंग करके भी बताया आपको कि सामने की ओर जाता है, फिर पीछे की ओर जाता है। उसी प्रकार, उसी हिसाब से अगर आप अच्छे से अगर समझने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को, तो आपसे पूछा जा रहा है किसी सिलाई मशीन में जो सुई की जो गति हो रही है वो कौन सी गति है? तो सिलाई मशीन में जो सुई होती है, जो सेविंग मशीन, जो उसमें जो नीडल्स का यूजेस होता है, वो अप डाउन रेगुलर में करती रहती है। तो वो भी एक ही गति होगी, बिल्कुल जिस तरह की वो जो झूले वाली जो गति हो रही है, एकदम बिल्कुल वैसा ही गति होगा, अप डाउन, आगे पीछे। ये बिल्कुल आवर्त गति होती है, ठीक है ना? समझना है। और आपको लिखना है सिलाई मशीन, किसी सिलाई मशीन की सुई की गति आवर्ती होती है। आप आंसर्स में भी देख पा रहे हो, ठीक है ना? नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा गया है। किसी साइकिल के पहिए की गति डैश होती है। याद रखना है, किसी भी साइकिल के पहिए की गति डैश होती है, मतलब जो साइकिल का जो व्हील हो रहा है, वो जो उसका मूवमेंट हो रहा है, वो जो गति हो रही है, वो किस टाइप की गति है, ठीक है ना? तो वह गति है वर्तुल गति। और वर्तुल गति क्या होता है, मैंने फ्रेंड्स आपको वीडियोस में अच्छे से समझाने की कोशिश की है फ्रेंड्स, ठीक है ना?
आपको लिखना है वर्तुल गति, याद रखना है आपको। जो किसी भी साइकिल के पहिए की जो गति होती है वो वर्तुल गति होती है, वो जो होती है मोशंस सर्कुलर मोशंस होती है, ठीक है ना। वर्तुल जो है शब्द है वो बनी होती है वृत्त से, आपको समझना है, मैंने आपको वीडियोस में भी बताया, ठीक है ना, याद रखना है आपको कुछ सारी बातों को, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या पूछे गए हैं। आप देख पा रहे हो प्रश्न नंबर 3, पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जा सकता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो पग जो कदम होते हैं अथवा कदम का जो उपयोग लंबाई के मानक मात्रक, याद रखना है मानक मात्रक, मैंने आपको अच्छे से समझाया ये मानक मात्रक होता क्या है, ठीक है ना। तो उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जा सकता, उसके पीछे का रीजंस, उसके पीछे का कारण आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चंस में, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर हमें कैसे देना है, ठीक है ना। तो आपको लिखना है सबसे पहले पग अथवा कदम का उपयोग मानक लंबाई की इकाई के रूप में नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। पहले आपको ये जो है पहले पूरे जो क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं, जो प्रश्न में पूछे जा रहे हैं, वो जो वाक्य जो कथन है उसे आपको लिखना है, उसके बाद रीजंस लिखना है क्यों की से, ठीक है ना। तो पग अथवा कदम का उपयोग मानक लंबाई की इकाई के रूप में नहीं किया जा सकता है क्योंकि पग अथवा कदम का आकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है, इससे आपको लिखना है, ठीक है ना। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति की जो लंबाई होती है वो समान नहीं होती है और ना ही हर व्यक्ति के कदम की दूरी समान होती है, ठीक है ना, ये आपको समझना है। इसलिए आपको लिखना है कि पग अथवा कदम का आकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होता है, भिन्न होता है। इससे विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लंबाई को मापने के दौरान भ्रम पैदा होगा, समझना है आपको फ्रेंड्स। विभिन्न जो व्यक्तियां हैं, जो अगर एक ही कोई पार्टिकुलर जो जगह है, अगर जिसको अलग अलग व्यक्ति अगर पैरों की सहायता से, कदमों की सहायता से अगर माप रहे होंगे, चूंकि उनकी लंबाई अलग है, तो किसी भी दैट पर्टिकुलर पर्सन और किसी भी विशिष्ट आदमी का जो लंबाई होगा, जैसे एग्जांपल के रूप में देख लिया जाए, तो मान लो कि 10 मीटर की जो लंबाई है, ठीक है ना, और एक लंबे व्यक्ति जो है उसे 10 कदम में पूरा कर दे रहे हैं, 10 मीटर 10 कदम में मान लो, ठीक है ना। वहीं पर उस वही लंबाई वही है 10 मीटर, लेकिन उसे अगर कोई शॉर्ट व्यक्ति, कोई नाटा व्यक्ति, उनसे छोटा व्यक्ति अगर माप रहा है, तो उनकी पैर की जो लंबाई हो जा रही है, वो कदम हो जा रहा है, वो 15 बार हो जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो लंबाई में, जो लंबाई तो सेम ही है, लेकिन पग के अगर अनुसार हम देखा जाए तो पग में 15 हो जा रहा है, किसी के पास 10 हो जा रहा है, तो किसी से शायद 8 भी हो जाए, ऐसा करके। ये जो कदमों का जो उपयोग है, इसीलिए किसी भी लंबाई को मापने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो परफेक्ट नहीं है ना, वो मानक नहीं है, ना वो परफेक्ट है ना ही वो स्टैंडर्ड है, अलग अलग हो जा रहे हैं। इसीलिए एक भ्रम पैदा हो जा रहा है कि आखिर वो जो दूरी है वो आखिर है कितना, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको कहा गया है इससे विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लंबाई को मापने के दौरान भ्रम पैदा होगा, ठीक है ना। हमें इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, जैसा मैंने आपको वीडियोस में भी बताया फ्रेंड्स कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो होता है वो आखिर क्या होता है, एसआई यूनिट्स जैसे स्टैंडर्ड और मानक यूनिट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछे गए हैं। आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिमाण में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है, यह है आपका क्वेश्चन। जो लंबाई है उसको बढ़ते परिमाणों में, यानी छोटा वाला सबसे पहले होगा और धीरे धीरे आपको इस तरह से सजाना है कि सबसे बड़ा वाला लास्ट में होगा, ठीक है ना। तो चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर वो शब्द आखिर क्या दिए गए हैं, आपको लंबाई के परिमाण आपको क्या दिए गए हैं। आप देख पा रहे हैं 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर, ये है लंबाई का परिमाण, ठीक है ना। और आपको सुव्यवस्थित करना है, अच्छे से अरेंज करना है, सजाना है। कैसे? सबसे पहले आपको लिखना है 1 मिलीमीटर,
नेक्स्ट आपको लिखना है 1 सेंटीमीटर, नेक्स्ट आपको लिखना है 1 मीटर, और देन आपको लिखना है 1 किलोमीटर। ठीक है ना, इसे आपको समझना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या पूछे गए हैं। किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है, इसे सेंटीमीटर अथवा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चंस बिल्कुल मैथमेटिक्स जैसा है। ठीक है ना, ध्यान से समझना है फ्रेंड्स। मान लो किसी व्यक्ति की लंबाई जो है, हाइट जो है उनका 1.65 मीटर है। ठीक है ना, इससे आपको कन्वर्ट करना है, बदल देना है सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में, यानी 2 इकाई में इसे बदलना है। ध्यान से समझना है फ्रेंड्स। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि इस सवाल का उत्तर हमें कैसे लिखना है, आप देख पा रहे हैं। आपको सबसे पहले लिखना है, हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल्स टू बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर के, और 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर के। ध्यान से पहले आपको ये कथन जो है पहले लिखना है अपने उत्तर में। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर के। इसलिए 1.65 मीटर बराबर होगा 1.65 मल्टीप्लाइड यानी गुना 100 सेंटीमीटर, यानी आपका जो उत्तर होगा वह बराबर होगा 165 सेंटीमीटर के। ठीक है ना, यानी इसीलिए 1.65 मीटर बराबर हो गया 165 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना है, मैथमेटिक्स वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, तथा 1.65 मीटर इक्वल्स टू बराबर हो जाएगा कितने के, 1.65 मल्टीप्लाइड बाय गुना होगा 1000 मिलीमीटर के। यानी अगर कन्वर्ट हो जा रहा है जब ये 1.65 मीटर किस में, जब मिलीमीटर में, तो इसकी टोटल कितना होगा, इसका इकाई आप देख पा रहे हैं 1650 मिलीमीटर। ठीक है, ये होगा उसका उत्तर। यानी 1.65 मीटर चेंज हो गया अब मिलीमीटर में, तो हो गया कितना, 1650 मिलीमीटर। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या पूछे गए हैं। आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 6, राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। जो क्वेश्चन है बिल्कुल मैथमेटिक्स जैसा है। ठीक है ना, मैथमेटिक्स में आपको इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं, बिल्कुल लास्ट के क्वेश्चन जैसा। राधा का एक घर है, ठीक है ना, और उनके स्कूल की बीच उनके स्कूल भी है, यानी राधा का घर 2 पॉइंट है, 2 बिंदु है, राधा का घर और उसका स्कूल। दोनों दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है 3250 मीटर, 3250 मीटर। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए, या मीटर को यानी 3250 मीटर को आपको किलोमीटर में बताना है कि आखिर कितना होगा। यह है आपका प्रश्न। तो चलिए देख ले रहे हैं इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं उत्तर में आपको लिखना है, हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर। ठीक है ना, हम जानते हैं कि 1 मीटर जो है वो इतने मीटर के समान, किलोमीटर के समान होता है। आप देख पा रहे हैं 1/1000। ठीक है ना, आप लिखोगे 1 अपॉन कितना, 1000 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। इसलिए 3250 मीटर इक्वल्स टू बराबर होगा 3250 बाय 1000 किलोमीटर। और इससे अगर हम डिवाइड करेंगे, अगर भाग देंगे, तो हमारा जो आंसर निकलेगा वह होगा 3.25 किलोमीटर। आप देख पा रहे हैं आंसर्स में, ये होगा हमारा आंसर। अगर हम 3250 मीटर को अगर हम किलोमीटर में चेंज करते हैं तो हमारा आंसर होगा 3.25 किलोमीटर। ठीक है ना, आपने देखा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या पूछे गए हैं। आप देख पा रहे हैं, किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर यदि इसके सिरे, एक सिरे का पाठ्यांक 3.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर है, तो सिलाई की लंबाई कितनी है। ठीक है, ये है क्वेश्चंस। मान लो कोई स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर देखा गया कि उनके सिलाई का एक सिरे का जो तोड़ है, ठीक है ना, वो जोड़ है स्वेटर का,
वो है 3.0 सेंटीमीटर। और अनदर सिरा, जो दूसरा सिरा है, उसका पाठ्यांक है, पाठ्यांक समझना है, पाठ्यांक वो माप देख रहे हैं जो, ठीक है ना, वह नापन है कितना, 33.1 सेंटीमीटर, यानी 33.1 सेंटीमीटर है। तो सिलाई की लंबाई कितनी है, ये सिलाई है, सिलाई का दो सिरा है, ठीक है ना, समझना है आपको। तो आप सिलाई की लंबाई कितनी हुई है वो आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, आपको लिखना है कि सिलाई की लंबाई, कुल जो लंबाई है वह है 33.1 सेंटीमीटर, उसमें से आपको माइनस करना है, उसमें से आपको घटाना है कितना, माइनस घटाव का चिन्ह देते हुए 3.0 सेंटीमीटर। तो आपका उत्तर जो है होगा वह होगा 30.1 सेंटीमीटर, ये होगा आपका उत्तर। बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या पूछे गए हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर 8, चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं और असमानताएं लिखिए। ये है आपका क्वेश्चंस कि मान लो कोई भी चलती हुई साइकिल का पहिया है, ठीक है ना, और जो छत में जो पंखे चल रहे हैं उसमें क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, दोनों ही आपको इस क्वेश्चंस के आंसर्स में आपको लिखने हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं इस क्वेश्चंस का आंसर हमें कैसे देना है। आपको लिखना है पहले समानता, दोनों की गति ही आवर्ती है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको लिखना है समानता में, ठीक है ना, आपको समानता एक हेडिंग देनी है और आपको लिखना है समानता में दोनों की गति आवर्ती है। उसके बाद आपको लिखना है, एक हेडिंग्स देना है असमानता लिखकर, ठीक है ना। फिर आपको लिखना है साइकिल एक सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति को भी दर्शाता है, जबकि एक छत पंखा वर्तुल गति करता है। ये आपको लिखना है, साइकिल जो होती है, साइकिल का जो गति होता है वो एक सरल रेखीय गति, जैसा मैंने आपको वीडियोस में भी कहा कि सरल रेखीय गति आखिर हम किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो सरल रेखीय गति, जो ऐसी गति जो किसी वस्तु की बिल्कुल सीधी रेखा में होती है, सरल रेखीय गति कहलाती है। तो सरल रेखीय गति के साथ साथ वह घूर्णन गति को भी वह दिखाती है, कौन, ये साइकिल, ठीक है ना। और जबकि दूसरा पंखा जो होता है, छत वाला पंखा, वह सिर्फ वर्तुल गति को ही बताता है। इसे ये एक समानता है, ठीक है ना, जैसे दोनों की गति तो आवर्ती है, लेकिन असमानताएं ऐसी है कि साइकिल एक सरल रेखीय गति के साथ घूर्णन गति को भी दर्शाता है, लेकिन जो छत वाला पंखा है वो सिर्फ वर्तुल गति को दिखाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछे गए हैं। आप दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग क्यों नहीं करते। यदि आप किसी दूरी को लचीले फीते से मापे तो अपनी माप को किसी अन्य को बताने में आपको जो समस्याएं आएंगी उनमें से कुछ समस्याएं आपको लिखना है। जैसा आप सभी जानते हैं, जो भी स्टैंडर्ड मेजरमेंट, जो भी मानक मात्रक का हम यूज करते हैं, वही मानक मात्रक जो है पूरे विश्व के द्वारा स्वीकृत है, ठीक है ना, और यह बिल्कुल फिक्स्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पर किसी भी तरह का हम लचीला जो एलिमेंट्स है, कोई भी लचीला तत्व या फिर कुछ भी लचीला पदार्थ हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आप सभी जानते हैं लचीला हम क्यों नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम्स होगी हमें, क्योंकि लचीला, कैसे लचीला जो है वह बढ़ सकता है आगे, आप जानते हैं लचीले जो वस्तुएं होती है वो आगे की ओर फैलती रहती हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल उसी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जैसे हमने कदम और पग से किसी लंबाई की दूरी हम जिस तरह से नहीं माप सकते, उसी तरह लचीला पदार्थ भी डिफरेंशिएट क्रिएट करेगा, एक भ्रम पैदा करेगा, इसे भी आपको समझना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर हमें कैसे लिखना है। तो आपको सबसे पहले लिखना है लचीला फीता फैलाने योग्य है। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा कि लचीला जो फीते होता है ये फैल जाता है, तो लचीला फीता फैलने योग्य है, इसलिए यह अलग अलग लंबाई के लिए समाप समान माप दिखाएगा, ठीक है ना। यह अलग अलग लंबाई के लिए एक ही माप दिखाएगा, याद रखना है, लचीला है, 5 मीटर के लिए भी इतना डिस्टेंस फैला के दिखा सकता है वह, और 7 मीटर के लिए भी उसको अगर हम, चूंकि लचीला है, अगर हम लोग वो करेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे
तो वह सामने की ओर बढ़ जाएगा। तो 5 मीटर भी मापा जा सकता है, 7 मीटर भी मापा जा सकता है, 6 मीटर भी उससे मापा जा सकता है। ठीक है ना? कोई अगर लचीला फीता होगा तो। इसलिए यह अलग-अलग लंबाई के लिए भी समान माप दिखाएगा। इसलिए हम इसे लचीले फीते को मापने के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। यही मेन कारण है। लचीला है, वह क्या करेगा? अपना साइज़ जो है, अपना आकार जो है वो बढ़ाते रहेगा। ठीक है ना? तो हम लोग नहीं समझ पाएँगे कि वह 5 मीटर था या 6 मीटर की दूरी है या फिर 7 मीटर की दूरी है, या फिर अन्य है। ठीक है ना? तो दूरी को मापने के दौरान हमें यह भी बताने की ज़रूरत होती है कि कितना टेप खींचा गया है। अतः यह हमें गलत माप की ओर ले जाता है और हमें एक भ्रम पैदा होता है कि वास्तव में जो दूरी थी वह आखिर कितनी थी। ठीक है ना? इसीलिए लचीले फीते का, लचीले माप का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं किसी भी दूरी को मापने के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और देख लेंगे प्रश्न नंबर 10 में हमसे क्या पूछे गए हैं। अब देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 10। आवर्ती गति के 2 उदाहरण लिखिए। 2 उदाहरण आपको बताने हैं आवर्ती गति से संबंधित। ठीक है ना? नंबर 1 में आपको लिखना है पृथ्वी का घूमना। आप लिख सकते हो नंबर वाइज या फिर एक ही जो वाक्य में आप पूरा कर सकते हो कॉमा देकर। पृथ्वी का घूमना, सरल लोलक, गिटार का कंपन, तार आदि ये सभी आवर्ती गति के ही उदाहरण हैं। समझना है आपको। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स यह था आज का वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियोस में।